मित्रों नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को जो जनरल एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में कुछ बतलाया था, जिसमें मैंने 6 से लेकर 52 तक की चर्चा की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को यह कहा था कि सेक्शन 34 जनरल एक्सप्लेनेशन में वो सबसे इम्पोर्टेंट है और यह एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि प्रोसिक्यूशन किसी व्यक्ति को इम्प्लीकेट आसानी के साथ कर सकता है और डिफेंस लॉयर यदि चाहे तो बहुत अच्छे से उसको निकाल भी सकता है। हालांकि ये बहुत ही टेक्निकल है, बहुत आसान भी नहीं है निकालना, लेकिन इसमें इम्प्लीकेट करना, फंसाना बहुत ही आसान है। ठीक है ना, फंसाना बहुत ही आसान है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई केस होता है, आप उठाकर किसी भी केस को देख लीजिए जहां पर एफआईआर पुलिस ने किया है, पुलिस ने जहां पर एफआईआर किया है और पुलिस को जैसे लगता है कि कुछ और लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तब ऐसी स्थिति में पुलिस सेक्शन 34 तो लगा ही देती है। कुछ कुछ लोगों का नाम उसमें डालती है और सेक्शन 34 लगा देती है। सेक्शन 34 में कंपल्सन नहीं है कि मिनिमम 5 आदमी होना चाहिए। 149 में क्या है, कंपल्सन है, मैं उसकी भी तुलना करूंगा, लेकिन सेक्शन 34 में कंपल्सन नहीं है। एक से अधिक व्यक्ति हुआ तो सेक्शन 34 जो है वो लग जाएगा ज्वाइंट लायबिलिटी के तहत। अब इसको बचना कैसे है इसको भी देखना है, लेकिन बचना कैसे है इसके लिए आपको चीजों को जानना होगा पहले, यह है क्या चीज। तो जो सेक्शन 34 की मैंने आप लोगों को व्याख्या की थी, मैंने जो डिफिनीशन मैंने दिया था उसमें मैंने कहा था कि जो डिफिनीशन है उसको मैं पहले पढ़ता हूं, फिर मैं आगे समझाता हूं। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन, पहला चीज क्या है, क्रिमिनल एक्ट है। यदि क्रिमिनल एक्ट नहीं हुआ तब यह सेक्शन 34 तो लागू होगा ही नहीं। क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। यहां पर इन फर्दरेंस है और फिर कॉमन इंटेंशन है ऑफ ऑल। Each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। दो इट्स ए ज्वाइंट लाइबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो उसमें शामिल है उसको उसमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा ब्रेक कर समझाता हूँ, तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ। पहला तो है क्रिमिनल एक्ट। जैसे सपोज करिए कि कोई व्यक्ति डकैती करने का प्लान किया, बैंक रॉबरी का प्लान किया। अब बैंक रॉबरी का प्लान किया तो बैंक रॉबरी के प्लान में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी आंखें, अमिताभ बच्चन की मूवी थी, उसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी और भी काफी सारे लोग थे। वे लोग बैंक रॉबरी करने जाते हैं और इनमें मास्टरमाइंड कौन है, मास्टरमाइंड है अमिताभ बच्चन, वो बैंक के मैनेजर है। कुछ लोग बाहर खड़े हैं उनको एस्केप करने में मदद करने में। तो वहां पर आप देखेंगे कि जॉइंट लायबिलिटी के तहत जब केस पूरा मेकआउट पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, तब वहां पर पता चलता है कि इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, यहाँ पर जॉइंट लायबिलिटी की बात आती है। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट हुआ है, पहला क्या है, डकैती हुई है, बैंक रॉबरी हुई है। बैंक रॉबरी जब हुई है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, इसमें सेवरल पर्सन्स हैं। आप देखिए इसको तोड़ तोड़ कर मैं समझा रहा हूं। क्रिमिनल एक्ट है, सेवरल पर्सन्स हैं, फिर फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, फर्दरेंस ऑफ इन एडवांसमेंट की बात आती है। जब हम फर्दरेंस की बात करते हैं तो फर्दरेंस को डिफाइन कैसे किया गया इसको पहले आप समझिए। फर्दरेंस इज डिफाइंड एज एन एक्शन हेल्पिंग फॉरवर्ड। यहाँ पर फिर थोड़ा सा और इसको पहले एक्सप्लेन कर दो। इट इंडिकेट्स सम काइंड ऑफ एड और असिस्टेंस proceeding an effect in future, and that any act may be regarded as done in furtherance of the ultimate felony
इट इज ए स्टेप इंटेंशनली टेकन फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग द फेलोनी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही स्पष्ट जजमेंट भी है, और जो सुप्रीम कोर्ट जो इसको एनालाइज किया है, जिसपे वह कहता है कि फर्दरेंस को हम एज एन एडवांसमेंट और प्रमोशन के रूप में देखते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हेल्पिंग फॉरवर्ड शब्द को मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, या देखिए। पहले बैंक में डकैती हुई, डकैती में करोड़ों रुपए लूट कर ले जाया गया। वहां पर जो उनके लॉकर में था वो ज्वेलरी को लूट कर ले जाया गया। अब ये लोग इसको सारे को कैसे कहीं पर छिपाएंगे, ठीक है ना, कहीं पर छिपाएंगे तो कोई ना कोई और व्यक्ति होगा, कोई ना कोई और व्यक्ति है जो कि इसमें मदद कर रहा है इन सारे चीजों को छिपाने में या उसको खपाने में, ठीक है ना। रुपए को चलाना है, रुपए को छिपाना है। यह लोग तो एक्चुअल एक्यूज है, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो कि इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं। तो उनका भी क्या है, कॉमन इंटेंशन है। उनको पता है कि बैंक में डकैती पड़ने वाली है और कुछ लोग भागने में मदद कर रहे हैं। तो जो बैंक में डकैती करने का प्लान किया है वह तो मास्टरमाइंड है। कुछ व्यक्ति जो उसमें शामिल हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन जिनका है, वहां पर वह तो रॉबरी कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति बाहर खड़े हैं जो स्केप में मदद कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाद में, जो सीन में कहीं भी नहीं है, वह उसको पूरे को कंज्यूम कराने में, कि वो रुपया को कहाँ कंज्यूम कराया जाए, वो ज्वेलरी को कहाँ पर छिपाया जाए, इसमें मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह फर्दरेंस की जो बात आती है वो उनके लिए आती है जो बाद में चलकर इसमें मददगार साबित होते हैं। हेल्पिंग फॉरवर्ड की जो बात आती है वह है। तो सेक्शन 34 बहुत ही क्लियर है इस मामले में कि क्रिमिनल एक्ट हुआ, सेवरल पर्सन से उसमें इन्वॉल्व है, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन है। अब प्रत्येक व्यक्ति लायबल फॉर दैट एक्ट, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति इसमें जो क्या है उसके लिए लायबल है। हम सीन में नहीं है, फिजिकल मेरा प्रेजेंस नहीं है, लेकिन मैंने इसमें मदद किया तो हम लायबल हैं, ठीक है। तो यह कहता है सेक्शन 34। अब सेक्शन 34 किस प्रिंसिपल पर काम करता है? सेक्शन 34 जो है वह ज्वाइंट लायबिलिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। कि ज्वाइंट लायबिलिटी है और ज्वाइंट लायबिलिटी की बात की गई है इसमें, लेकिन सजा सबको इंडिविजुअली हो रही है। ज्वाइंट लायबिलिटी की बात की गई है लेकिन सजा सबको इंडिविजुअली हो रही है, क्योंकि ज्वाइंट लायबिलिटी है लेकिन उसमें उनका इंडिविजुअल जो है वह उसके लिए लायबल है, सजा के लिए इंडिविजुअली वह लायबल है। मैं इंडिविजुअल की जब बात करता हूं तो उसको समझिए क्या है। कुछ लोगों को इसमें कम सजा हो सकती है और कुछ लोगों को ज्यादा सजा हो सकती है। जिन लोगों ने आगे चलकर मदद किया है वहां पर हो, जैसे कि सपोज करिए कि चोरी का सामान किसी व्यक्ति ने खरीदा, तो क्या 379 जिस व्यक्ति पर लागू हो रहा है तो 414 उसी तरह लागू होगा क्या? कि वहां पर कानून कम बेसी होता है, जो डिग्री ऑफ सेंटेंस है उसमें कमी और बेसी होती है। तो लेकिन यहाँ पर सजा जो है वह सभी को हो रही है, चूंकि इंडिविजुअली वह लायबल है, इंडिविजुअली वह रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उनके डिग्री के अनुसार यहाँ पर सजा होती है। ज्वाइंट लायबिलिटी है लेकिन उसके डिग्री के अनुसार वहां पर सजा दी जाती है। यहाँ पर सिर्फ यह जान लीजिए इस चीज को कि जो सोल ऑफ द सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी है वो ज्वाइंट लायबिलिटी के सिद्धांत पर काम करता है। यदि ज्वाइंट लायबिलिटी नहीं होगी तब ऐसी स्थिति में सेक्शन 34 एप्लीकेबल नहीं। ज्वाइंट लायबिलिटी की जो मैं बात कर रहा था कि सेक्शन 34 जो है वो ज्वाइंट लायबिलिटी के सिद्धांत पर काम करता है, और ये ज्वाइंट लायबिलिटी की जो बात आती है में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो गुड्डप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है ना, GOUDAPP, गुड्डप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये 2013 का रिपोर्टेड केस है, सुप्रीम कोर्ट केसेस वॉल्यूम 3, 2013 का वॉल्यूम 3, SCC 675, पेज नंबर 675।
जो यह स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि सेक्शन 34 में ज्वाइंट लायबिलिटी लागू होती है। ज्वाइंट लायबिलिटी जो है इस पर एप्लीकेबल है, यहाँ पर सीधे सीधे ये कहता है। दूसरा केस एक है 2012 का केस है, कुरिया KURIA, कुरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये 2012 का सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेड केस है, 2012 का वॉल्यूम 10 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 433, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है कि ज्वाइंट लायबिलिटी इस पर लागू होता है। मैं एक और आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि आप सिर्फ सेक्शंस को पढ़ेंगे तो सेक्शंस को पढ़कर समझना बहुत मुश्किल है सेक्शन 34 को। इसीलिए आप देखिए कि अधिकांश वकील जो प्रैक्टिस करते हैं सेक्शन 34 पर वो साइलेंट रहते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर बात करते हैं, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसको वो डिफेंस के रूप में लेते हैं। लेकिन सेक्शन 34 को यदि हम ले तो सेक्शन 34 से बहुत ही स्पष्ट तौर पर किसी व्यक्ति को बचाया जा सकता है, जिसको कि नॉर्मली लोग नहीं लेते हैं। मैंने अपने पूरे प्रैक्टिस के दौरान इस चीज को देखा है कि 34 पर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं होता है, बल्कि ध्यान किस चीज पर होता है कि सेक्शन। अब मैं आता हूं आगे कि हिस्ट्री के बारे में मैंने कल बताया था कि ये जो इनिशियली शुरुआत में इसको नहीं लाया गया था 1860 के एक्ट में, बाद में चलकर 1870 में इसको इसमें जोड़ा गया। जब मैकॉले ने यह लाया था इंडियन पिनल कोड को, उस समय इसको नहीं इसमें डाला गया था और बाद में चलकर इसको जो है इसमें 1870 में एक अमेंडमेंट के द्वारा इसमें डाला गया। अब मैं आता हूं आगे कि इसका ऑब्जेक्ट की हम बात करें कि ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर विक्रांत ठाकुर ने क्वेश्चन पूछा है कि सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन पहले से डिसाइडेड होता है या बाद में भी हो सकता है। जब कॉमन इंटेंशन की बात आती है तो कॉमन इंटेंशन बाद में तो आ ही नहीं सकता है, जब भी होगा तो वो पहले से होगा। जब हम इंटेंशन की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ माइंड है, और ये इंटेंशन जो है वह पहले से सब डिसाइडेड रहता है। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट की बात आती है तो ऑब्जेक्ट में हम यह देखते हैं कि जो फर्दरेंस ऑफ की बात आ रही है, ऐसे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फर्दरेंस की जब बात आती है तो फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन की बात आती है। अभी मैं वही पढ़ाने ही जा रहा हूँ। फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात आती है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी क्राइम को एकम्प्लिश करना, किसी भी क्राइम को पूरा करना। ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी क्राइम को पूरा करना, क्योंकि इसमें सीधे क्रिमिनल एक्ट की बात की गई है। तो जो कॉमन इंटेंशन है, जो बात कही गई है कॉमन इंटेंशन की, और वो कॉमन इंटेंशन की बात कही गई है, तो कॉमन इंटेंशन जो है वो पहले से डिसाइडेड है क्या करना है, और ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करना। तो इसमें जितने सारे लोग लग रहे हैं उन सारे लोगों का जो कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट में सबसे पहली चीज जो आती है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब कि कॉमन इंटेंशन एग्जिस्ट कर रहा है, और जब एग्जिस्ट कर रहा है तो क्रांति ये बाद में नहीं हो सकता है। मतलब कि सारे जो एक्शन है वह प्री प्लान्ड है। यदि डकैती करने जाना है तो यह प्री प्लान्ड है, बैंक रॉबरी करनी है तो प्री प्लान्ड है, मर्डर स्पर ऑफ द मोमेंट में हो सकता है, लेकिन मर्डर में यदि बहुत सारे लोग शामिल हैं तो वहां पर प्री प्लान्ड न भी हो, तो यहाँ पर स्पर ऑफ द मोमेंट पे यदि होता है तो वहां पर किसी बात को लेकर किसी व्यक्ति से लड़ाई हुआ और उसके साथ उसके 4 मित्र थे और चारों मित्र ने मिलकर वहां पर उस पर अटैक कर दिया, असॉल्ट किया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर भी कॉमन इंटेंशन है, लेकिन ये प्री प्लान्ड नहीं है, ये स्पर ऑफ द मोमेंट में हुआ है। लेकिन चूंकि एक ज्वाइंट लायबिलिटी बनती है, इसीलिए यह 34 इस पर एप्लीकेबल होता है। लेकिन मैं जो कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा हूं और इस सब स्पर ऑफ द मोमेंट में होता है वो एक्सेप्शनल है। जब भी कॉमन इंटेंशन होगा तो वह प्री प्लान्ड ही होगा। जब समूह मिलकर काम करने जाएगा
तो प्री प्लान्ड ही होगा। मॉब मूवमेंट बिल्कुल डिफरेंट चीज है। मॉब मूवमेंट की मैं बात एक्सेप्शन के रूप में यहाँ पर लाता हूँ। जो ऑब्जेक्ट में दूसरी जो चीज है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का जो एक्ट है वह डिफरेंट इन कैरेक्टर है। जैसे मैंने बैंक रॉबरी की बात कही अभी तुरंत, कि कोई व्यक्ति जो है वह प्लान किया, किसी व्यक्ति ने एग्जीक्यूट किया और किसी व्यक्ति ने इसको, इसकी प्रॉपर्टी को जो लूटा गया है धन, उसको छिपाने में मदद किया। तो यहाँ पर सारा चीज क्या है, यहाँ पर सभी का कैरेक्टर डिफाइंड है। एक्ट में बी इन डिफरेंट कैरेक्टर, हर का अलग अलग कैरेक्टर है और वह डिफाइंड है। कुछ लोग जो है वह एग्जीक्यूशन में है और कुछ लोग प्लानिंग में है और कुछ लोग उसके फर्दरेंस ऑफ एक्ट में है। तीसरा इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है, जो कॉमन इंटेंशन है किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने का, तो किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने का पहला तो है ही, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट में और भी चीजें क्या क्या आती है। यहाँ पर जब फर्दर एक्ट की हम बात करते हैं तो सीरीज ऑफ एक्ट इसमें होता है। जब फर्दर एक्ट की बात करते हैं तो सीरीज ऑफ एक्ट इसमें होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने प्लान किया, किसी व्यक्ति के साथ जमीन की लड़ाई है। सपोज करिए कि किसी व्यक्ति ने प्लान किया कि हम लोगों को यहाँ पर प्रोसेसर निकालना है और प्रोसेसर निकालकर उस घर में जाकर अटैक कर देना है। प्रोसेसर निकाला गया रिलीजियस प्रिटेक्स्ट पे और उस घर में जाकर अटैक कर दिया गया, ठीक है ना। अटैक करने के लिए पहले हथियार का अरेंजमेंट किया गया होगा और उसके बाद लोग आए होंगे, फिर वहां पर वे लोग अटैक किए होंगे और अटैक करने के बाद जो डिस्पर्स कर गए लोग, तो वहां पर जाकर कुछ लोग किसी के यहाँ छिपे होंगे। मैंने कल आप लोगों को हार्बरिंग की बात कही थी, तो यहाँ पर यह चीज चलाता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, हार्बरिंग ऑफ ऑफेंडर्स। यहाँ 52A में मैंने इसकी चर्चा की थी, सेक्शन 52A में हार्बरिंग ऑफ ऑफेंडर्स। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति उन लोगों को उस घटना के बाद छिपा भी रहा है, शरण दे रहा है, तो यह भी उसी क्राइम का सीरीज है। सीरीज ऑफ एक्ट जो है वो फर्दरेंस ऑफ जो एक्ट है उसकी बात यहाँ पर हुआ करता है। अब मैं आता हूं आगे, इसको प्रूव करने के लिए सारे लिंक को स्टैब्लिश करना होता है। तो मैं जैसे आगे बढ़ूंगा और भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब ये किस प्रिंसिपल पर यह काम करता है इसको पहले समझना होगा। ये प्रिंसिपल क्या है, ये जो ज्वाइंट लायबिलिटी की बात आती है, ये ज्वाइंट लायबिलिटी की बात आती है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़कर इसको देखते हैं। जहां पर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात आती है, ज्वाइंट लायबिलिटी से थोड़ा सा आगे बढ़कर हम बात कर रहे हैं यह कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या है इसको थोड़ा समझिए, कि कोई भी व्यक्ति जो है वह कॉमन ऑब्जेक्ट जो है जिसको कि एक अचीव करना तो नहीं बोलेंगे, अचीव पॉजिटिव सेंस में होता है, एकम्प्लिश करने की जब बात आती है तो एकम्प्लिशमेंट के बाद में उसके आगे का जो एक्शन होता है, एकम्प्लिशमेंट के बाद में उसके आगे का जो एक्शन होता है, यह एडवांसमेंट ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कुछ लोग एक्टिव रोल में होते हैं, कुछ लोग पैसिव रोल में होते हैं। तो इन्होंने जो एक्टिव रोल में जो क्राइम किया उसका भुगतान तो जो पैसिव रोल में है उन्हें भी करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसके एडवांसमेंट में मदद की है, इसको आगे बढ़ाने में उन्होंने मदद किया है। जो सीरीज ऑफ एक्ट किया है, ठीक है ना, सीरीज ऑफ क्राइम जो हुआ है वो सीरीज ऑफ क्राइम को मिलाकर एक मेन क्राइम हुआ है। तो सीरीज ऑफ क्राइम जो हुआ है उसमें वह व्यक्ति को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर तो ये तो वाइकारियस लायबिलिटी हो गई, किया कोई फंसा कोई, लेकिन कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में और वाइकारियस लायबिलिटी में एक अंतर है, इस चीज को आप जान लीजिए। वाइकारियस लायबिलिटी जो है वो क्या कहता है कि किसी व्यक्ति ने किया, तो किसी व्यक्ति ने जो किया वहां पर उसका वो सबऑर्डिनेट हो सकता है, वाइकारियस लायबिलिटी में उसका सर्वेंट हो सकता है। किसी व्यक्ति को उसने कुछ हैंडओवर किया है, वह यदि काम को कर रहा है तो यह वाइकारियस लायबिलिटी होगी। लेकिन यहाँ पर सभी लोग उस गैंग के मेंबर हैं, इसीलिए यहाँ पर वाइकारियस लायबिलिटी नहीं होगी। हालांकि बहुत ही थीन थ्रेड का डिफरेंस है यहाँ पर, लेकिन वाइकारियस लायबिलिटी से कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी अलग है।
वाइकारियस लायबिलिटी से ज्यादा गंभीर है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। वाइकारियस लायबिलिटी में आप बच सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में बचना थोड़ा मुश्किल होता है। यहां पर एक चीज और भी बतला दूं। सपोज करिए कि कुछ लोग पकड़े गए, चार्ज फ्रेम हो गया, और कुछ लोगों को पहले भी पकड़ा जा चुका है प्री अरेंजमेंट जो था उसके लिए, कि वो उसके लिए तैयारी कर रहे थे। जैसे कोई कॉन्स्पिरेसी की बात आती है, इसमें 120B की भी बात आएगी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात आएगी। तो मैं बात करूं कि क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी की भी बात आएगी यहाँ पर, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पता यदि पहले चल जाता है, तब ऐसी स्थिति में तो प्री अरेस्ट होगा। तो कॉमन इंटेंशन जो है वह प्री प्लान्ड है, और यह यदि प्रूव हो जाता है तो उसके बाद उनके ऊपर चार्ज भी फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, और यह पता चलता है कि उसमें यह लोग शामिल होने वाले थे। ये लोग क्या थे? शामिल होने वाले थे, जो कॉमन इंटेंशन है, कॉमन क्राइम जो किया जाना था। तो यहां पर भी एक कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का पार्ट आता है। ये कुछ लोग प्लानिंग इसको किए थे कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए, और कुछ लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए थे, तब तक यह पूरा क्रैक हो गया उनका प्लान और वे लोग पकड़े गए। तो इसमें भी बहुत स्पष्ट तौर पर एक केस है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, योगेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। यह 1984 का केस है, ठीक है ना। योगेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, क्रिमिनल लॉ जर्नल्स 386 पेज नंबर में सुप्रीम कोर्ट केसेस में ये रिपोर्टेड केस है, जिसमें कहा गया है कि प्री अरेंजमेंट की भी बात यदि आती है, ठीक है ना, प्री प्लानिंग की बात आती है, तो प्री प्लानिंग तभी होगा जब कॉमन इंटेंशन होगा, अदरवाइज प्री प्लानिंग तो हो नहीं सकती है। तो ये सारे पार्ट जो है सेक्शन 34 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर स्कोप और एप्लीकेबिलिटी की बात जब हम करते हैं, यहाँ पर क्या है, उसके एम्बिट की बात करते हैं कि कितना बड़े फलक पर ये काम करने जा रहे हैं, काफी लोग जो इन्वॉल्व है। ये इंडिविजुअल एक्ट है नहीं, क्रिमिनल एक्ट जो है वो इंडिविजुअल नहीं है। तो यहाँ पर एप्लीकेबल कहाँ पर है? कॉमन इंटेंशन को लेकर, कॉमन गोल को लेकर। फिर मैं गोल शब्द की चर्चा नहीं करूंगा, कॉमन इंटेंशन शब्द की चर्चा करूंगा क्रिमिनल एक्ट के अनुसार। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है, दूसरा जो है यहाँ पर जब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, जिसकी चर्चा मैंने अभी तुरंत आप लोगों के सामने की है। यहाँ पर एक चीज और भी है, एक चीज बस स्पष्ट कर दूं कि जिस समय में उन लोगों को एप्रीहेंड किया गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया हो, कोई जरूरी नहीं कि आइडेंटिफाई कर लिया गया हो। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बतलाया कि प्लानिंग जो चल रही थी, कॉमन इंटेंशन था, प्लानिंग चल रही थी। तो प्लानिंग जब चल रही थी तो उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाकी लोगों को, इन लोगों के ऊपर जब चार्ज फ्रेम हो गया तब गिरफ्तार किया गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को एक ही साथ गिरफ्तार किया जाए, ठीक है ना, मेक इट अ पॉइंट। ये कोई जरूरी नहीं कि सभी लोगों को एक ही साथ गिरफ्तार किया जाए। कॉमन इंटेंशन का मतलब यह नहीं है कि सभी लोग एक ही जगह पर मौजूद हो। ये मैंने लगातार अभी आप लोगों को इसमें बतलाया है, इसमें भी जो मैं बतला रहा था उसमें। तो और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर उस व्यक्ति का प्रेजेंस भी हो। यहाँ पर मियर प्रेजेंस जो है वह क्रिमिनली लायबल बनाए या ना बनाए, यह नहीं माना जा सकता है कि उसका प्रेजेंस, जैसे आप यदि डिफेंस लेने के लिए कोर्ट में जाएंगे कि मेरा तो प्रेजेंस वहां था ही नहीं, मैं तो कहीं और बैठा हुआ था, मेरा सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। ये कॉमन डिफेंस होता है ना, आप तो लॉयर है तो इस चीज को जान रहे, कॉमन डिफेंस हम भी यूज करते हैं इसको, भाई हम तो थे ही नहीं। लेकिन सेक्शन 34 इससे थोड़ा आगे जाकर बात करता है। वो कहता है कि आपका प्रेजेंस हो या न हो, यदि उस कॉमन इंटेंशन आप लोगों का है किसी काम को अकम्प्लिश करने का, क्रिमिनल एक्ट को अकम्प्लिश करने का, तब आप सेक्शन 34 के एम्बिट में आते ही आते हैं, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन यहाँ पर है तो यहाँ पर आप उसमें चले ही आते हैं। दूसरी चीज है, कॉमन इंटेंशन है, उसके साथ साथ
मेंस रिया भी होना चाहिए। मेंस रिया क्या है? वह गिल्टी माइंड। आप जब कॉमन एक्ट कर रहे हैं तो वहां पर तो एक्टस रिया है, मतलब गिल्टी एक्शन आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गिल्टी माइंड भी होना चाहिए। इस चीज को भी ध्यान में रखिए। अब सपोज करिए किसी व्यक्ति को ले जाया गया, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। एक फिल्म थी स्पेशल 26, आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें कि अनुपम खेर एक सीबीआई ऑफिसर बनकर जाते हैं और अपने साथ बहुत सारे युवाओं को ले जाते हैं सीबीआई ऑफिसर के रूप में। वो एक ज्वेलरी के शॉप में, बड़े ज्वेलरी के शॉप में मुंबई में, बहुत सच्ची घटना है ये, जान लीजिए, आज से करीब 30-35 साल पहले ही घटना, उसी पर ये मूवी बनी है। वहां पर एक बस में लेकर उन लोगों को लेकर जाते हैं सीबीआई ऑफिसर्स को, और जो सीबीआई ऑफिसर को हेड कर रहे हैं अनुपम खेर, वो अकेले जाते हैं शॉप के अंदर, वहां सीजर लिस्ट तैयार करते हैं और पूरे सामान को लेकर आते हैं और ये कहते हैं सारे लोगों को जो बाहर खड़े हैं, उन लोगों को पता नहीं, उन लोगों को एक दिन पहले अपॉइंटमेंट किया गया उनका। पूरी जो एक्चुअल कहानी है कि उनको एक दिन पहले अपॉइंटमेंट दिया गया था, होटल में बुलाकर अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था और उनसे बोला गया था कि ट्रायल रेट में हम चल रहे हैं। और वह जिस बस में लेकर आए थे उन लोगों को यह कहते हैं कि तुम लोग रुको, मैं आता हूं दूसरे जगह के स्पेशल रेट कर, और वहां से वह गायब हो जाते हैं। आज तक उनका पता नहीं चला है। इस चीज को जान लीजिए, वो स्पेशल 34 जो है सिनेमा, आप लोग उसको देखिए जरूर, उससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलेगी। तो उससे वो आज तक पता नहीं चला है। अब यहाँ पर जो 25 आदमी थे, इंक्लूडिंग अनुपम खेर 26 आदमी, ये 25 आदमी बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं। पुलिस को जैसे पता चलता है कि वहां पर तो डकैती हो गई है, लोग सीबीआई ऑफिसर बनकर आ गए और लूट कर चले गए, तो इन लोगों को एप्रीहेंड कर लिया जाता है, 26 लोगों को। लेकिन अब एप्रीहेंड किया जाता है इतने सारे लोग, तो 34 तो लागू होगा। लेकिन बाद में जब इन लोगों को इंटरोगेट किया गया तो पता चला कि इनकी तो सहभागिता उसमें थी ही नहीं। तो यहां पर जो मैंने अभी कहा कि मियर प्रेजेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वह मियर प्रेजेंस जो है, सिर्फ प्रेजेंस से आप 34 अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, 34 अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहां पर कॉमन इंटेंशन भी होना चाहिए। आप लोग इस सिनेमा को देखिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक और मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सपोज करिए किसी प्रोसेसन में, मैंने आप लोगों को अभी तुरंत कहा कि किसी प्रोसेसन में, एग्जाम्पल भी दिया था, लोग शामिल हैं और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, करीब 20-25 लोग ऐसे हैं जिसका कॉमन इंटेंशन है कि किसी समुदाय विशेष के घर पर अटैक कर उसके घर को जला देना है या फिर उसको मार देना है। अब यहाँ पर प्रोसेसन चला जा रहा है, 20 लोगों का कॉमन इंटेंशन है, लेकिन उसमें शामिल 200 लोग हैं। उसमें 180 लोगों को यह पता भी नहीं है कि यहाँ पर ये लोग क्या करने जा रहे हैं। तो जब प्रोसेसन आगे बढ़ता है तो 20 लोग अपने जो एजेंडा में, जो कॉमन उनका इंटेंशन है, जो कॉमन उनका जो क्राइम का गोल है, उसको पूरा करने में लग जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मूक दर्शक बने खड़े रह जाते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग तो भाग खड़े होते हैं। लेकिन जब पुलिस केस बनाती है तो इन सारे लोगों पर केस बनाती है, जितने लोग आइडेंटिफाई होते हैं सीसीटीवी फुटेज में या लोगों से जो पता चलता है। अब यहां पर उनका प्रेजेंस है जिसके चलते वह इम्प्लीकेट कर लिए गए। लेकिन जब इंट्रोगेशन होता है, जब सर्कमस्टांसेस को खंगाला जाता है, तो पता चलता है कि यहाँ पर इनका तो कोई इंटेंशन था ही नहीं, यहाँ पर तो इनको तो कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में फिर उनको छोड़ा जा सकता है। मैं छोड़ा जा सकता है शब्द को यूज कर रहा हूं, मैं छोड़ा जाता है शब्द को नहीं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो कॉमन इंटेंशन था प्लस मेंस रिया था, उसको मारने के लिए या घर जलाने के लिए, ये दोनों चीजें शामिल थी। ये चीजें जब शामिल होती हैं तब ऐसी स्थिति में हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर सेक्शन 34 एप्लीकेबल होगा। अब हम थोड़ा सा इसको और स्पष्ट कर दें कि जिसमें कि
मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि फिजिकल प्रेजेंस जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी है तब भी आप 34 में इम्प्लीकेट हो सकते हैं। फर्दरेंस ऑफ कॉमन गोल है उसमें जब चले आते हैं, एडवांसमेंट ऑफ कॉमन गोल में चले आते हैं, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के तहत चले आते हैं। अब इसमें एक चीज आप लोगों को मैं कहूं कि सेक्शन 34 और सेक्शन 149 करीब करीब एक तरह का नजर आता है, लेकिन इस दोनों में अंतर है। 34 जो है वह स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, लेकिन 149 सिर्फ क्रिमिनल एक्ट की बात नहीं करता है। यहाँ पर वाइकारियस लायबिलिटी स्पष्ट तौर पर लागू होता है कि यदि उन लोगों ने प्लान किया है किसी काम को करने का, ग्रुप में प्लान किया है और उसको वह एकम्प्लिश करने वाले हैं, यदि एकम्प्लिशमेंट हो गया तब तो 34 क्रिमिनल एक्ट है, 34 लागू हो जाता है। लेकिन यदि वह एकम्प्लिश करने वाले हैं तब ऐसी स्थिति में वहां पर 149 सभी व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, ठीक है ना, सभी व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। या कुछ लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और कुछ लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के ऊपर बैन लगाया गया, 200 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। वहां पर पता चला कि इनका कुछ कॉमन इंटेंशन था, कुछ एक्शंस भी उनके पता चले। उसी ढंग से अभी अमृतपाल जो पंजाब में अमृतपाल जो भागा हुआ है, उसके बहुत सारे साथी गिरफ्तार हो रहे हैं। उनका पर्पस क्या था? देश से अलग करना एक पार्ट को, ठीक है ना, देश से अलग करना। वारिस थे पंजाब के नाम से वो मूवमेंट चला रहे थे, खालिस्तानी मूवमेंट, उसको अलग करना। तो जहां देशद्रोह की बात आती है वहां पर मैं 34 में इंडिविजुअल क्राइम की बात कर रहा था, यहाँ पर देशद्रोह की जब बात आती है तो सेक्शन 149 लागू होता है। जब मैं बात करूं आपको कि जो प्रोसेशन चला जा रहा था, मान ली रिलीजियस प्रोसेशन है, 2 गुट के बीच में क्लैश हो गया तो वहां पर 149 लागू होता है। लेकिन यदि उस ग्रुप में कुछ लोग जो है वह जाकर अटैक करते हैं तो वहां पर 34 लागू होता है। 34 149 दोनों ही लागू हो सकता है, लेकिन वहां पर 34 लागू होता है, ठीक है। तो सेक्शन 34 और सेक्शन 149 में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा चीजों को अलग अलग कर हम देखेंगे। और दूसरी चीज है कि सेक्शन 149 में जो है वह मिनिमम 5 आदमी होने चाहिए, 5 से ज्यादा होने चाहिए, मिनिमम 5 से ज्यादा। लेकिन सेक्शन 34 में कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 व्यक्ति भी होंगे, 10 व्यक्ति भी होंगे, तब भी वह जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यह तो हुआ आपका सेक्शन 34 इन कंपैरिजन विद सेक्शन 149। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेक्शन 34 समझ में आया होगा, और ये सारी चीजों को जो मैंने बतलाया है कि वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के द्वारा वो सारी चीजें आई हुई थी, और उसको इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया। अब यदि आप लोग कोई केस कर रहे हैं तो आप लोगों के बचने का एक अच्छा रास्ता मिल सकता है, यह दिखाते हुए कि हमारा प्रेजेंस वहां पर था भी, और तब भी मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन तो उसमें नहीं था, ठीक है ना, मेरा कॉमन इंटेंशन इसमें नहीं था। इन सारे चीजों को आप सामने ला सकते हैं और बच सकते हैं। बहुत सारे केस लॉ भी आपको इसमें मिल जाएंगे।